नमस्कार साथियों, कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी का सिलेबस अपने YouTube चैनल पर पूरा संपूर्ण जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे। तो आज अपना जो प्रथम वीडियो है वो रहेगा स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का जो चश्मा है, इस अध्याय पर अपना आज फोकस रहेगा। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो स्वयं प्रकाश जी है, इन स्वयं प्रकाश जी का जो जीवन परिचय है वो अपने पहले पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय में आपको खास तौर से एक बात का ध्यान रखना है, आपको केवल और केवल जो कवि है या लेखक है, इन दोनों में से अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आप जितने भी कवि है उन कवि का जो जीवन परिचय है वो याद कर लीजिए, या फिर जितने भी जो लेखक है उन लेखक का जीवन परिचय याद कर लीजिए। मेरे ख्याल से 6 है शुरुआती जो कवि है जिनकी जो पद्य रचनाएं दी गई है, उन पद्य रचनाओं को आप याद कीजिए। और जो लोग लेखक परिचय याद करना चाहते हैं वो केवल लेखक परिचय याद कीजिए, ताकि आपको सहायता रहेगी, क्योंकि दोनों में से एक अथवा में आता है। अब अपने स्वयं प्रकाश जी का जो जीवन परिचय उसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी कवि या लेखक परिचय आप पढ़ रहे हो तो ये आपके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ध्यान रखें कि एक तो उसका जन्म स्थान, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके माता पिता का नाम, और विशिष्ट रूप से उनको कोई भी एक पुरस्कार मिला है, तो इन बातों पर फोकस करें। बाकी बात है वो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, फिर ये कहाँ गए, इन बातों पे आप बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये इफेक्ट अगर आपके बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही होते हैं तो आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म है वो 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। और उसके बाद में इसके बारे में अगर आप याद रखना चाहो तो बाद में सीधे इनकी रचनाएँ आती है। रचनाओं के बारे में, इनकी जो रचनाएँ हैं उनके 13 कहानी संग्रह, अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये सब उल्लेखनीय है। इनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित है। और इनके जो उपन्यास है बीच में विनय और ईंधन, ये इनके क्या है, उपन्यास है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो इनका निधन 2019 में हुआ है। इस निधन के बारे में भी ध्यान रखें। निधन और मृत्यु, इन बातों पे अगर आप फोकस करो तो जो लेखक या फिर कवि का परिचय आप लिख रहे हो तो आपको वहाँ पे निधन शब्द का ही प्रयोग करना है, मृत्यु शब्द का नहीं करना, क्योंकि मृत्यु एक सामान्य व्यक्ति की होती है, निधन एक विशेष व्यक्ति का होता है। वध होता है एक, वो वध क्या है, दुष्ट व्यक्ति का होता है। और हत्या क्या है, कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर किसी की करता है तो वो हत्या कहलाती है। अब जो अपना जो अध्याय है उस अध्याय के बारे में अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेताजी का चश्मा, ये अपना अध्याय है। देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, नगरपालिका का काम क्या, देखो सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासन अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यह उस प्रतिमा के बारे में है बल्कि एक छोटे से हिस्से के बारे में भी है। इसके बारे में बताया, इसमें एक जो चश्मा है सुभाष चंद्र बोस की, उस चश्मा के बारे में बताया गया है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह अर्थात जो दुविधा होती है और ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, क्या माना है, मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देंगे का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि संगमरमर की मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट किसे का है, जो यहाँ से दूसरा बटन है, टोपी से लेकर जो दूसरा बटन है, इससे ऊपर तक की जो एक मूर्ति तैयार करनी थी वो तैयार करने का काम
किसको सौंपा गया था? वो सौंपा गया था मोतीलाल जी को। और उस मूर्ति को क्या कहते हैं? जो यहाँ से बटन से ऊपर तक हो उसको कहते हैं बस्ट। अब आगे देखो, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। किसमें? फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये दो नारे हैं सुभाष चंद्र बोस के दिए हुए हैं। कौन से? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दो अलग अलग नारे हैं वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि में यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों का चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो कैसा चश्मा था? जब संगमरमर का नहीं था तो कैसा था? देखते हैं। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कौन सा फ्रेम था? संगमरमर का नया होकर के एक सामान्य चश्मे की तरह काला और चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने लगे। कौन लगे थे? हवलदार साहब। जो हवलदार साहब है वो वहां पर पान खाने के लिए रुके थे। तब क्या होता है? हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने लगे तो उन्होंने इसे लक्षित किया और उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वो क्या कहते हैं कि हवलदार साहब कहते हैं कि मूर्ति तो पत्थर की है परंतु चश्मा रियल है। इसका कारण क्या है? इसका कारण अंत में स्पष्ट होगा। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हवलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। वो सोचते हैं, जीप में जा रहे थे उस समय सोचते हैं कि इस मूर्ति का जो चश्मा है वो चश्मा तो ओरिजिनल है, चश्मा ओरिजिनल है परंतु मूर्ति क्या है? मूर्ति संगमरमर की बनी है। इसका कारण क्या हो सकता है? फिर वो सोचते हैं चलो जो भी है कारण, परंतु इस कस्बे के लोगों का जो प्रयास है वो बिल्कुल ही सराहनीय प्रयास है कि उन्होंने एक देशभक्त की जो मूर्ति है वो तो लगवाई। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज, देशभक्ति है वो एक मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब इधर से गुजरे उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब को कौतुक, हवलदार साहब है उनका कौतुक है और बड़ा। वह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। वो सोचते हैं कि मैं जब पहले आया था तो चश्मा और था, अब दूसरी बार आया हूँ तो इस बार क्या है? गोल चश्मा है। तब उनके मन में ख्याल आता है कि ये मूर्ति है वो कपड़े तो नहीं बदल सकती परंतु चश्मे हैं वो बदल पा रही है। ये भी क्या खूब है। आगे देखो, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार जब वो आते हैं फिर वहां पे एक नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई। क्या आदत पड़ गई? हवलदार साहब है उनकी आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्दमनीय हो उठा तो दुर्दमनीय अर्थात इसको दबा नहीं सकते थे तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात आई है? तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वो क्या खुद पान खा रहा था। वह काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी मतलब वो एक बड़े पेट वाला व्यक्ति था और उसने पान खा रखा था। हवलदार साहब ने जब उससे प्रश्न पूछा किसे? पान वाले से, तो वो क्या एक बार तो हंसा। हंसते समय उसकी क्या है? तोंद हिलने लग गई। घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाले करता है। उन्होंने पूछा कि चश्मे कौन बदलता है? तो इन्होंने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला है वो इसके चश्मे बदलता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। वो क्या है? चश्मा चेंज कर देता है। किसने समझाया? पान वाले ने समझाया कि वो चश्मा चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्तिकार दे दिया, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। वो कहता है कि कोई ग्राहक आया, उस ग्राहक को वो चश्मा चाहिए जो नेताजी के फ्रेम पे, नेताजी की जो मूर्ति है उस पर लगा हुआ है। तो वहां से वो क्या है? उतारता है। उतारने के पश्चात वो ग्राहक को दे देता है और दूसरा चेंज करके वहां पे लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। चश्मे वाले का नाम क्या है? कैप्टन है। और जो निष्कर्षण कर रहा है इनका, देख रहा है इनको, वो कौन है? वो हवलदार साहब है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई
ग्राहक आता है और उसे वैसे ही प्रेम की दरकार होती है तो मूर्ति पर वैसा का वैसा चश्मा है वो कैप्टन लगा देता है। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। उनको फिर ख्याल आता है कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ चला गया। जब ये जो कैप्टन है वो कैप्टन चश्मा बदल रहा है तो इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। अब आगे देखते हैं कि ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर कौन था? कमेंट करके जरूर बताएं कि मास्टर का नाम क्या था। अभी अपने पाठ स्टार्ट किया तो उसमें मास्टर का नाम आया था। जो 1 महीने में मूर्ति लाकर पटक देने की बात कर रहा था उसका नाम आप मुझे बताएं। पान वाले के लिए एक बड़े मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। मजेदार बात किसके लिए थी? पान वाले के लिए। और चकित करने वाली बात किसके लिए थी? जो हवलदार था उसके लिए। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। यहाँ पे आ गया देखो, मोतीलाल ने बनाई थी। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि जो कांच वाला चश्मा बनाए या फिर जो संगमरमर का जो चश्मा है वो बनाए। अगर संगमरमर का चश्मा बनाएगा तो वो पारदर्शी कैसे बनेगा, मतलब उसके अंदर से पार दिखाई नहीं दे पाएगा। तो उसने क्या, इसको बीच में छोड़ दिया। यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। इस प्रकार के ख्याल आते हैं उनके। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब आगे क्या कहता है? हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समकक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? उन्हें लगा कि वह उसके चश्मे क्यों बदल रहा है, नेताजी के चश्मे वो क्यों बदल रहा है, कौन कैप्टन है वो क्यों बदल रहा है, क्या वो उनका साथी है या फिर उनके साथ में आजाद हिंद फौज है उसमें उनके साथ में रहा है, वही क्यों चश्मे बदल रहा है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर, मुंह से 1.5 इंच दूर रोका उसने, और उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो क्या है। यहाँ पे जो पान वाला है उस कैप्टन की मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका मजाक उड़ाता है वो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त को इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए हुए अभी भी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। इस बेचारे की दुकान भी नहीं। फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। जो किसका ड्राइवर था? जो हवलदार थे उनका जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल बाद, कितने साल बाद? अब वो आते हैं 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले से इस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला। इस प्रकार के चश्मे बदलते रहते थे। कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा जो गोगल होती है ना उसको बताया गया है। पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर
अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। वो क्या अपनी आंखों को अपनी धोती से पोंछते हुए बोलता है कि साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन कौन? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो चश्मा थी, उस जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के चश्मे बदलता था। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। वो क्या दुखी हुए और दुखी होकर वहां से चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने देश और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अर्थात वो कहते हैं कि इस देश का क्या होगा, इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। इस देश के जो देशभक्त हैं, उस देशभक्तों की तो इस देश में क्या है, मजाक उड़ाई जाती है। और वो क्या है, कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है, अपने बिकने के मौके ढूंढती है। अर्थात यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं वो क्या है, अपने ही देश की मजाक उड़ा रहे हैं। देशभक्त की मजाक उड़ाना अर्थात अपने देश की मजाक उड़ाना, और बिकने के सपने देख रही है या बिकने के मौके दे रही है। ये क्या है, अपने देश की मजाक उड़ाएंगे तो अपने देश का ही नुकसान होगा और क्या है, देश बिकने की कगार पर आ जाएगा। अपने बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि क्या ख्याल आया, यहाँ पे जो हवलदार साहब है उनको ख्याल आता है कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा उसे ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो क्या है, उन्हें लगता है कि सुभाष चंद्र बोस है, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। 15 दिन बाद गुजरते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ये दो ही थे, मास्टर तो बनाना भूल गया और जो कैप्टन था वो क्या है, मर गया। वो उसकी चश्मे बदलते रहते थे। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ देखा, कुछ ऐसा देखा कि चीखे। वो चीख करके बोले कि रोको। ड्राइवर ने क्या है, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। वो क्या है, उस मूर्ति के सामने जाकर के खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि जो चश्मा है वो क्या है, वहाँ पर जो कैप्टन था वो कैप्टन चश्मा बदलता था। और इस देश में क्या देशभक्ति नहीं है। यहाँ पर लोग है वो क्या देशभक्तों की मजाक उड़ाते हैं। परंतु जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उन्हें बहुत अफसोस होता है। वो कहते हैं कि जो पान वाला, उस पान वाले के पास कभी नहीं जाएंगे, उस चौक से कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन वो उस चौक से निकलने वाले होते हैं, 15 दिन बाद निकल रहे होते हैं, तो उनके अचानक क्या है, उस मूर्ति की तरफ ध्यान जाता है। मूर्ति की तरफ ध्यान जाने के पश्चात उन्हें लगता है कि उस पर एक सरकंडे की जो चश्मा है वो बना करके चढ़ाई हुई थी। तब वो क्या है, अत्यधिक उनमें क्या है, संवेदना दौड़ती है और वो ड्राइवर को बोलते हैं कि रोको। रोकने से पहले वो उतर जाते हैं। फिर उनको ख्याल आता है कि इस देश में आज भी देशभक्तों की कमी नहीं है, परंतु साथ ही साथ क्या है, देशभक्तों की मजाक उड़ाने वालों की कमी नहीं है। ये अपना अध्याय पूर्ण होता है। इसके क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों। आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है थोरी सर नाम से है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।